नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो हमारे देश का रत्न है, पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री है, यानी पॉलिसी मेकिंग के तमाम अहम पदों पर रहा है। उनका 50 साल का करियर आज़ाद भारत का राजनीतिक इतिहास है जो जोड़तोड़ और मौका परस्ती के इस माहौल में भी राजनीतिक ईमानदारी की मिसाल पेश करता है। मैं बात कर रहा हूं प्रणब दा यानी प्रणब मुखर्जी की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी से ताल्लुक रखने वाले प्रणब दा सत्ता के गलियारों के पुराने मुसाफिर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी तमाम आंदोलनों का हिस्सा रहे प्रणब मुखर्जी ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता शहर से की थी। प्रणब मुखर्जी के बचपन के साथी बताते हैं कि उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। प्रणब दा के एक दोस्त ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी यादाश्त इतनी तेज है कि आप उन्हें 300-400 पन्ने की एक किताब दे दीजिए, घंटे भर में पढ़कर आपको वापस लौटा देंगे और उस किताब से जुड़े सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे। शानदार वक्ता, स्कॉलर, स्टेट्समैन जैसी इन्हीं खूबियों के साथ दादा 1969 में दिल्ली आए तो उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस देश की राजनीति में कितने मील के पत्थर उन्हें लगाने हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका पहला ही भाषण इतना जोरदार था कि इंदिरा गांधी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सकीं। इंदिरा गांधी ने फरवरी 1973 में उन्हें औद्योगिक विकास के उप मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल किया और उसके बाद दादा के मंत्री पद पर बने रहने का सिलसिला शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते प्रणब तमाम अहम पदों पर रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा मोड़ आया। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। इमरजेंसी के दौरान भी वो इंदिरा के साथ खड़े रहे, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी का सितारा डूबने लगा। इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन अपने मंत्रिमंडल में प्रणब मुखर्जी को शामिल ही नहीं किया। इससे नाराज दादा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। साल 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई। वो एक फेल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट रहा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार तो उतारे, मगर कोई नहीं जीत पाया। इसे प्रणब मुखर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी के तौर पर देखा गया। साल 1989 में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनी और प्रणब ने वाणिज्य और विदेश मंत्री जैसे पद संभाले। राजनीति के कुछ जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा प्रणब मुखर्जी के मन में थी, लेकिन इसके लिए वो सोनिया गांधी का यकीन कभी नहीं जीत पाए। करीब 8 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद साल 2004 में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में लौटी। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने उस मंत्रिमंडल में पहले रक्षा, फिर विदेश और फिर वित्त मंत्री जैसे अहम पद संभाले। प्रणब दा यूपीए सरकार की रीढ़ की हड्डी थे। वामपंथियों की समर्थन वापसी का मुद्दा हो, यूपीए 2 में आई घोटालों की बाढ़ हो, आग उगलता विपक्ष हो या लोकपाल का हौवा, सरकार जब भी बेबस हुई उसने प्रणब की ओर ही ताका और वो हर बार संकट मोचक साबित हुए। राजनीति के हर मर्ज की दवा कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी ने साल 2008 में अमेरिका के साथ हुए 1-2-3 एग्रीमेंट यानी न्यूक्लियर समझौते में खास भूमिका निभाई। इस सौदे में भारत अपनी शर्तें मनवा पाया तो इसके पीछे प्रणब दा की गहरी कूटनीतिक समझ थी। 25 जुलाई 2012 को वो देश के राष्ट्रपति बने। अब तक राष्ट्रपति भवन को नॉन पॉलिटिकल लोगों की जगह ही माना जाता था और इससे पहले राजनीति में इस कदर सक्रिय रहा कोई शख्स राष्ट्रपति बना भी नहीं था। प्रणब मुखर्जी ने इस पद की रबड़ स्टाम्प वाली छवि को पलटते हुए कई काम किए। फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं यानी मर्सी पिटीशन पर प्रणब दा का रुख बेहद सख्त रहा। 5 साल में अपने पास आई 34 दया याचिकाओं में से उन्होंने 30 खारिज कर दी थीं, जिनमें अफजल गुरु, अजमल कसाब और याकूब मेमन जैसे आतंकियों की अपीलें भी शामिल थीं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनसे पहले के 4 राष्ट्रपतियों ने मिलकर भी इतनी दया याचिकाएं खारिज नहीं की थीं। 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। देश निर्माण में उनके बेमिसाल योगदान का इससे बेहतर शुक्रिया और हो भी क्या सकता था। इसी तरह के जानकारी भरे और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ तक।